जय भीम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताऊंगा, जो आज तक किसी को नहीं पता। आखिर इस योगदान को देश से क्यों छुपाया गया, इसकी पूरी जानकारी आज आपको दूंगा। बस आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहे। मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहता हूं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहेब ने केवल अछूतों की मुक्ति के लिए ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि कई ऐसे काम भी किए जिन्हें छुपाया गया। इनके बारे में जानना वाकई दिलचस्प है। पूर्व आईपीएस और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआर दारापुरी की टिप्पणी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक अछूत परिवार में पैदा हुए थे, जो सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक व राजनीतिक अधिकारों से वंचित वर्ग था। इसके बावजूद भी उनकी गिनती दुनिया के सबसे अधिक शिक्षित लोगों में की जाती है। उनके पास अमेरिका, इंग्लैंड तथा जर्मनी की उच्च डिग्रियां थीं। इतना शिक्षित होते हुए भी उन्हें समाज में घोर अपमान का सामना करना पड़ा। जब वे महाराजा बड़ौदा के दरबार में सैनिक सलाहकार के उच्च पद पर नियुक्त हुए तो उन्हें इतना अपमानित होना पड़ा कि उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। जाति अपमान से तंग आकर उन्होंने कभी भी नौकरी न करने का निर्णय लिया तथा इंग्लैंड से वकालत पास करके स्वतंत्र रूप से बंबई में वकालत शुरू कर दी। डॉक्टर अंबेडकर इजराइल के लोगों के मुक्तिदाता मोजिस की तरह अपने लोगों को जगाने, संगठित करने, अपनी शक्ति से परिचित कराने तथा सम्मान सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने दलितों को शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो का नारा देकर मुक्ति का रास्ता दिखाया। उन्होंने चालू शिक्षा पद्धति के बारे में महात्मा गांधी जी, सी राजगोपालचारी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा अन्य की तरह मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना नहीं की और न ही वे नए सिद्धांत गढ़ने में लगे रहे। इसके विपरीत डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने बच्चों को स्कूल तथा कॉलेज भेजकर पढ़ाने की प्रेरणा दी। उनका शिक्षा प्रचार का कार्यक्रम केवल दलितों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने इसी हेतु से पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से बंबई में कॉलेज स्थापित किए, जिनमें बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा उपलब्ध कराई और जनसाधारण की समस्याओं को सामने रखकर उनमें प्रातः तथा सायंकाल पढ़ाई की व्यवस्था की। इससे हजारों नवयुवकों और महिलाओं ने लाभ उठाया। बाबा साहेब ने दलित वर्ग के पढ़े लिखे युवकों के लिए सरकारी नौकरियों में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की तरह आरक्षण की मांग उठाई। बाबा साहेब ने केवल अछूतों की मुक्ति के लिए ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने राष्ट्र के निर्माण एवं भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में कई तरीकों से महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अपने देश के लोगों को बहुत प्यार करते थे तथा उन्होंने उनकी मुक्ति और खुशहाली के लिए बहुत काम किया। भारत के भावी संविधान के निर्माण के संबंध में 1930 तथा 1932 में इंग्लैंड में गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें उन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया, तो इसका गांधी जी ने बहुत विरोध किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने भाषण में अंग्रेज सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा, अंग्रेज सरकार ने हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया है। हम इससे पहले भी अछूत थे और अब भी अछूत हैं। यह सरकार दलित हितों की विरोधी है तथा उनकी मुक्ति और अपेक्षाओं के प्रति उदासीन है। यह सरकार ऐसा जानबूझकर कर रही है। केवल लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों द्वारा सरकार स्थापित होने पर ही उनका भला हो सकता है। आज हमारी पहली मांग है स्वराज। इस संक्षिप्त उद्धरण से बाबा साहेब की देश प्रेम और स्वतंत्रता की चाह का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाबा साहेब को केवल दलित हितों को बढ़ाने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही याद नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण एवं उसके आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भी याद किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं।
एक, भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होने पर प्रांतों में विधानसभाएं स्थापित करने एवं स्वराज की पद्धति लागू करने का निर्णय लिया गया, तो बाबा साहेब ने राजनीतिक क्षेत्र में दलितों की हिस्सेदारी करने के ध्येय से स्वतंत्र मजदूर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की तथा उसके झंडे तले 1937 का पहला चुनाव लड़ा। इसमें उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली। इस पार्टी में दलितों के हितों के साथ साथ मजदूर हितों की वकालत भी की गई थी तथा कई प्रस्ताव रखे गए थे। बाबा साहेब चाहते थे कि मजदूरों को केवल बेहतर कार्य स्थिति से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उन्हें राजनीति में भाग लेकर राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करनी चाहिए। 2. बाबा साहेब जानते थे कि भारत की निरंतर बढ़ती आबादी भी उसके पिछड़ेपन का कारण है। इसलिए उन्होंने 1940 में बंबई असेंबली में परिवार नियोजन योजना लागू करने का बिल प्रस्तुत किया था, परंतु वह पास नहीं हो सका था। इससे भी उनके देश प्रेम की झलक मिलती है। 3. उन्होंने 1942 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी भंग करके शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन नाम की पार्टी की स्थापना की तथा दलित वर्ग की अखिल भारतीय स्तर की कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दलित महिलाओं का भी सम्मेलन किया। वे चाहते थे कि महिलाओं को अपनी मुक्ति और अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को शराबबंदी लागू करने के लिए संघर्ष करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि यदि उनका पति शराब पीकर घर आए तो वे उसे खाना न दें। इससे बाबा साहेब की महिलाओं की मुक्ति संबंधी चिंता का आभास मिलता है। 4. सन 1932 में सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार दलितों को सरकारी नौकरियों में एवं विधानसभाओं में आरक्षण की सुविधा मिली थी, जिसका महात्मा गांधी द्वारा मरण व्रत रखकर विरोध किया गया। अंत में बाबा साहेब को गांधी जी की जान बचाने के लिए पूना पैक्ट करके अलग मताधिकार के राजनीतिक अधिकार की बलि देनी पड़ी तथा अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने के अधिकार को छोड़ना पड़ा, जिसका खामियाजा दलित वर्ग आज तक भुगत रहा है। 5. यह देखा गया था कि कांग्रेस के लोग दलित वर्ग की मीटिंगों में गड़बड़ी फैलाकर अशांति फैला देते थे। आखिर इसे रोकने के लिए बाबा साहेब ने स्वयं सेवक संघ की तर्ज पर दलित नवयुवकों का समता सैनिक दल बनाया। सन 1942 में उन्होंने नागपुर में इसका बड़ा सम्मेलन भी किया। बाबा साहेब इसके माध्यम से दलित नवयुवकों में अनुशासन, आत्मरक्षा एवं अपने नेताओं की रक्षा करने तथा अत्याचार का विरोध करने की भावना पैदा करना चाहते थे। 6. यह सर्वविदित है कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहेब का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु फिर भी कुछ लोग इसको बहुत कम करके दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज भारत में यदि लोकतंत्र जीवित है तो वह इस संविधान के कारण ही है। भारत में संसदीय लोकतंत्र और सरकारी समाजवाद की स्थापना में बाबा साहेब का अद्वितीय योगदान है। 7. बाबा साहेब अछूतों के साथ साथ महिलाओं के भी शूद्र होने की स्थिति के कारण व्याप्त दुर्दशा एवं अधोगति से बहुत दुखी थे। आखिरकार वे महिलाओं को भी कानूनी अधिकार दिलाना चाहते थे। 1952 में जब वे भारत के कानून मंत्री थे तो उन्होंने अथक परिश्रम करके हिंदू कोड बिल तैयार किया और उसे पास करने के हेतु से संसद में पेश किया, परंतु जब कट्टरपंथी हिंदुओं द्वारा उस बिल का विरोध किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कमजोरी दिखाने लगे तो आम्बेडकर ने खिन्न होकर विरोध स्वरूप अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में वह बिल हिंदू विवाह एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट आदि के रूप में 1956 में पास हुआ। इससे स्पष्ट है कि भारतीय, खास करके हिंदू नारी के उत्थान में डॉक्टर आम्बेडकर का महान योगदान है। इतना ही नहीं, डॉक्टर आम्बेडकर समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड के भी पक्षधर थे। 8. बाबा साहेब ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालयों की स्थापना की थी। 9. बाबा साहेब की प्रेरणा से ही 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 10. बाबा साहेब के सुझाव पर ही भारत में रुपए का आधार चांदी की जगह सोना बनाया गया था और रुपए का पाउंड के बदले मूल्य निर्धारित किया गया था।
उपरोक्त के अतिरिक्त डॉक्टर आम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान भारत के औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण की नींव डालने का रहा है। दुर्भाग्य से उनके इस क्षेत्र में दिए गए योगदान को लोगों के सामने प्रकट नहीं किया गया। इस क्षेत्र में उनका प्रमुख योगदान मजदूर वर्ग का कल्याण, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, कृषि, सिंचाई एवं जल यातायात संबंधी योजनाएं तैयार करना था। इसके फलस्वरूप ही बाद में भारत में औद्योगिकरण एवं बहुउद्देशीय नदी जल योजना बन सकी। सन 1942 में जब बाबा साहेब वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने थे तो उनके पास श्रम विभाग था, जिसमें श्रम कानून, कोयले की खदानें, प्रकाशन एवं लोक निर्माण विभाग थे। बाबा साहेब लंबे अरसे तक मजदूरों की बस्ती में रहे थे। आखिरकार वे मजदूरों की समस्याओं से पूरी तरह परिचित थे और इसलिए श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत से कानून बनाए, जिनमें प्रमुख इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, भरपाई, काम के घंटे तथा प्रसूति लाभ आदि प्रमुख हैं। अंग्रेजों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने महिलाएं गहरी खदानों में काम नहीं करनी चाहिए, उसमें उनकी जान जाती है, इसलिए महिलाओं के गहरी खदानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने मजदूरों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु भी प्रेरित किया। वास्तव में वर्तमान में जितने भी श्रम कानून हैं, उनमें से अधिकतर बाबा साहेब के ही बनाए हुए हैं, जिसके लिए भारत का मजदूर वर्ग उनका सदैव ऋणी रहेगा। बाबा साहेब सफाई मजदूरों का कल्याण और उन्हें संगठित करने के लिए भी बहुत प्रयासरत थे, जबकि गांधी जी उन्हें भंगी बने रहने की शिक्षा देते थे तथा उनकी हड़ताल को अनैतिक कार्य मानते थे। बाबा साहेब ने सर्वप्रथम बंबई नगर महापालिका के सफाई मजदूरों को संगठित करके उनकी ट्रेड यूनियन बनवाई। वे इसी प्रकार के संगठन की स्थापना देश के अन्य भागों में भी करना चाहते थे और उसे अखिल भारतीय स्वरूप देना चाहते थे। उन्होंने इसी उद्देश्य से 2 सदस्यीय समिति भी बनाई तथा उसे विभिन्न प्रांतों में जाकर सफाई मजदूरों की स्थिति एवं लागू कानूनों का अध्ययन करके रिपोर्ट देने को कहा। इससे स्पष्ट है कि बाबा साहेब सफाई मजदूरों को न्याय दिलाने तथा उन्हें अन्य ट्रेड यूनियनों की तर्ज पर संगठित करने में कितने प्रयासरत थे। बाबा साहेब भारत की बढ़ती आबादी के कारण उपजी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि समस्याओं के बारे में बहुत चिंतित थे। आखिर वे खेती को अधिक उन्नत करना चाहते थे। वास्तव में वे इसे उद्योग का दर्जा देना चाहते थे। उन्होंने संपूर्ण कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण करके रूस की भांति सामूहिक खेती का प्रस्ताव रखा ताकि कृषि का मशीनीकरण हो सके। इसके लिए वे नदी सिंचाई की योजनाओं को लागू करना चाहते थे। उन्होंने नदियों पर बांध बनाकर उनसे नहरें निकालने तथा बिजली पैदा करने की योजनाएं बनाई थीं। इस प्रकार वे नदियों की बाढ़ से होने वाली तबाही को खुशहाली के साधन बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने भारत में सर्वप्रथम दामोदर नदी घाटी की योजना बनाई, जो अमेरिका की टेनिस वैली अथॉरिटी की तरह की थी। इसी प्रकार उन्होंने भारत की अन्य नदियों के जल का उपयोग करने की योजनाएं भी बनाई थीं। बाबा साहेब कृषि की छोटी जोतों को खत्म करके उसे लाभकारी बनाना चाहते थे। वे खेती से बेशी मजदूरों को अधिक औद्योगिकरण करके उत्पादक श्रम में बदलना चाहते थे। बाबा साहेब नदी यातायात को भी बहुत बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि यह काफी सस्ता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन (CWINC) की स्थापना भी की थी। वर्तमान मोदी सरकार इसी का अनुसरण कर रही है। बाबा साहेब नदियों में मिट्टी भराव के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु अधिक गहरा करने के लिए छोटी एटमी शक्ति का प्रयोग करने के भी पक्षधर थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कृषि, सिंचाई तथा नदी जल के सदुपयोग के बारे में बाबा साहेब की सोच कितनी आधुनिक एवं प्रगतिशील थी। बाबा साहेब का यह निश्चित मत था कि औद्योगिकरण के बिना भारत की बेरोजगारी, गरीबी एवं उपभोक्ता वस्तुओं की कमी दूर नहीं की जा सकती। इसके विपरीत गांधी जी मशीनों के प्रयोग और औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। बाबा साहेब यह भी जानते थे कि बिजली के बिना औद्योगिकरण संभव नहीं है।
आठ उनका विचार था कि हमें सस्ती बिजली बनानी चाहिए। बाबा साहेब नदियों पर बांध बांधकर बिजली पैदा करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने दामोदर घाटी योजना बनाई तथा सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन की स्थापना की। इसका तथा कमीशन का मुख्य काम प्रांतों को कृषि, सिंचाई एवं बिजली उत्पादन संबंधी परामर्श देना था। इनके सहयोग से बाद में कई बड़ी बहुउद्देशीय नदी योजनाएं बनाई गईं, जिनसे बिजली के उत्पादन के साथ साथ कृषि, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिली। बाबा साहेब ने ही बिजली के उत्पादन एवं सुचारू वितरण के लिए पावर ग्रिड, केंद्रीय तथा राज्य बिजली बोर्डों की स्थापना भी की थी। वास्तव में बाबा साहेब ने बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, कृषि, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी योजनाएं बनाकर भारत के औद्योगिकरण की नींव रखी थी। उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि बाबा साहेब भारत के नव निर्माण, औद्योगिकरण, कृषि विकास एवं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नदी यातायात तथा बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत थे, जिससे उन्होंने भारत के आधुनिकीकरण की नींव रखी। उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी के श्रम सदस्य के रूप में भारत के औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण में जो महान योगदान दिया है, उसके लिए भारत उनका सदैव ऋणी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहता हूँ। यदि आप बाबा साहेब को पसंद करते हो और बाबा साहेब के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे बाबा साहेब अंबेडकर साहेब यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय भीम।